जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 23 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। तो 23 अक्टूबर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ब्रिक्स समिट को लेकर। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पोर्शन में आया था। ब्रिक्स समिट कहाँ पे हो रहा है? तो रशिया में हो रहा है। रशिया इस बार होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को। आगे चल के हम लोग देखते हैं ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ब्रिक्स फॉर्म कैसे हुआ और ब्रिक्स के समिट कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्रिक्स से। ब्रिक्स क्या है? नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है। ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद रखना है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्रिक्स नाम दिया गया है। बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रशिया, आई से होता है इंडिया, सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका। ओरिजिनली जब ये फॉर्म हुआ था 2006 में, तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तब इसको ब्रिक्स नाम दिया गया। ठीक है, शुरुआत में इनिशियली इसको ब्रिक जाना जाता था, ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें ब्राज़ील थे, जिसमें देखिए यहाँ पे ब्राज़ील थे, रशिया थे, इंडिया थी और चाइना थी। ये 4 कंट्रीज थी शुरुआत में जब 2006 में फॉर्मेशन हुआ था ब्रिक्स का। लेकिन फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमर्जिंग इकोनॉमी, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तब इसका नाम चेंज होकर 2010 में क्या हुआ? ब्रिक्स हो गया। एरियाज ऑफ कॉपरेशन देख लें तो फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंकिंग के एरिया में ये कॉपरेट करते हैं, ट्रेड एंड बिजनेस फोरम्स में, हेल्थ एंड साइंस में, सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में, यूथ इनिशिएटिव्स में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये कुछ एरियाज ऑफ कॉपरेशन है जिनमें 5 जो कंट्रीज हैं वो आपस में कॉपरेट करती हैं। अब 2024 में नए मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। तो आपको याद रखना है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। हालांकि सऊदी अरेबिया को अभी कंफर्मेशन पेंडिंग है, सऊदी अरेबिया की कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है 2024 में ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, करेंट मेंबर्स आपने देखे ही कौन कौन से हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 2024 की चेयरमैनशिप किसके पास है? तो रशिया के पास है। अभी हमने देखा था द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में। तो रशिया होस्ट कर रहा है इस बार ब्रिक्स की चेयरमैनशिप को। की थीम्स क्या होने वाली है? तो पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी पे चर्चा होगी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस पे चर्चा होगी, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन टाइप्स पे चर्चा होगी। अब कुछ बात कर लेते हैं ब्रिक्स की समिट हिस्ट्री की। तो पहला समिट 2009 में हुआ था, ये बात याद रखनी है आपको। 2006 में फॉर्म हुआ था ब्रिक्स, लेकिन जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था वो 2009 में रशिया में हुआ था। ठीक है, रशिया में हुआ था, ये बात याद रखनी है। उस समय चेयरमैनशिप जो होल्ड की थी वो दिमित्री मेदवेदेव ने की थी। ठीक है, इंडिया में कब हुआ? इंडिया में और पहले भी हो चुका है, लेकिन लेटेस्ट इंडिया में कब हुआ है? तो लेटेस्ट इंडिया में 2021 में होस्ट किया गया था। कोविड का टाइम था, इसलिए वर्चुअली होस्ट किया गया था। 13 समिट होस्ट किया गया था इंडिया द्वारा। 13 समिट ऑफ ब्रिक्स वॉज हेल्ड बाय इंडिया इन द ईयर 2021। ठीक है, अब ये कौन सा समिट है? तो ये 16 समिट है। याद रखना है आपको, ये कौन सा एडिशन है? तो 16 समिट है, आपको याद रखना है। कजान रशिया होस्ट कर रहा है। अक्टूबर 22 टू अक्टूबर 2025 ये अक्टूबर 25 तक ये चलेगा। होस्ट कौन है? चेयरमैनशिप किसके पास है? तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है वो होस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्रिक्स का बैकग्राउंड हो गया। वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट होंगे आर्मी जनरल लुओंग क्योंग। ये किसको सक्सीड करेंगे? तो ये सक्सीड करेंगे टू लैम को। ये बात आपको याद रखनी है। कौन नए प्रेसिडेंट है वियतनाम के? तो आर्मी जनरल लुओंग क्वांग। ठीक है, जो भी नाम हो, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, लुओंग क्वांग किसको सक्सीड कर रहे हैं? टू लैम को। ठीक है, टू लैम को ये सक्सीड कर रहे हैं। वियतनाम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ऑफिशियल नेम जो है वियतनाम का वो है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। राइट हैंड साइड में आपके सामने पॉलिटिकल मैप है, अभी हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो वियतनाम का जो ऑफिशियल नेम है वो सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है। इसकी लोकेशन क्या है? ईस्टर्न एज ऑफ मेन लैंड साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के ईस्टर्न एज पे ये है। ठीक है, मेन लैंड में है, मेन लैंड में है साउथ ईस्ट एशिया के। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये छोटा सा साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा होगा, इसके ईस्टर्न एज में यहाँ पे वियतनाम है। ठीक है, यहाँ पे वियतनाम है। बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है। तो बॉर्डर्स में हम लोग नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में चाइना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नॉर्थ है, ये चाइना है। ठीक है, ये पूरा चाइना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम करें तो ईस्ट में साउथ चाइना सी है,
उससे पहले अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट में सॉरी नॉर्थ ईस्ट में गल्फ ऑफ टोंकिन है। तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है, तो वे वियतनाम में है। ठीक है, ये चाइना को अलग करता है वियतनाम से, ये पूरा चाइना का पार्ट है, ये वियतनाम है। तो ये बीच में गल्फ ऑफ टोंकिन है, तो आपको याद रखना है गल्फ ऑफ टोंकिन बीच में है चाइना और वियतनाम के। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट करने पे पता चलता है कि साउथ चाइना सी जो है ईस्ट में है, ईस्ट में है किसके, वियतनाम के। वियतनाम के ईस्ट में क्या है, साउथ चाइना सी है, साउथ में भी साउथ चाइना सी है। और मूवमेंट करें क्लॉकवाइज मूवमेंट तो साउथ वेस्ट में है गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ वेस्ट में मूवमेंट करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है। वेस्ट में आए तो वेस्ट में किससे बाउंड्री शेयर करता है वियतनाम, वेस्ट में कंबोडिया से बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर और वेस्ट में आए तो नॉर्थ वेस्ट में लाओ से बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, थाईलैंड और म्यांमार से नहीं हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, कंबोडिया से हो रहा है। फिर कंबोडिया के नॉर्थ में है लाओ, लाओ से वियतनाम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स, शेयर लैंड बॉर्डर्स विद चाइना, हमने देखा चाइना नॉर्थ में है, लाओ वेस्ट में है और कंबोडिया साउथ वेस्ट में है। ठीक है, मारीटाइम बॉर्डर्स हमने देखा, शेयर मारीटाइम बॉर्डर्स विद थाईलैंड जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में है, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इधर अगर हम इसको मैप को एनलार्ज करेंगे तो आपको इधर फिलीपींस दिख जाएगा, इधर इंडोनेशिया दिख जाएगा, नीचे साइड में मलेशिया दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा। कैपिटल क्या है, हनोई है, याद रखिएगा, हनोई कैपिटल है। और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की हो ची मिन सिटी, हो ची मिन यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, बॉर्डर्स हमने देखे, गल्फ ऑफ टोंकिन है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, पैसिफिक ओशन बॉर्डर्स चाइना, लाओ एंड कंबोडिया। ठीक है, हाईलैंड्स रिवर डेल्टा की बात करें तो ये जो वियतनाम है डिवाइडेड है हाईलैंड्स में एंड होंग रिवर डेल्टा इन द नॉर्थ। ठीक है, अभी हम लोग ये फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। सेंट्रल रीजन में एनामाइट रेंज है और कोस्टल लैंड लो लैंड है, सदर्न रीजन में मेकोंग डेल्टा है। राइट हैंड साइड में आपको फिजिकल मैप दिख रहा होगा वियतनाम को, जो कि फिजिकल फीचर्स पोर्ट्रे कर रहा है। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में है रेड रिवर। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी नॉर्थ में रेड रिवर, जो कि चाइना से आती है, चाइना की यूनान प्रोविंस है वहां से निकलती है और वियतनाम होते होते यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन में ये डिस्चार्ज करती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको कि रेड रिवर जो है चाइना की यूनान प्रोविंस से निकल के लगभग 1200 किलोमीटर तय करके गल्फ ऑफ टोंकिन में डिस्चार्ज करती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है सोंगलो या सोंग दा। ठीक है, क्लियर रिवर और ब्लैक रिवर, इतना खैर आपको नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है रेड रिवर कहाँ पे है, तो रेड रिवर चाइना और वियतनाम में शेयर होती है। फिर बात करते हैं एनामाइट रेंज की, जिसको बोला जाता है डे ट्यूरोंग सन। ठीक है, ये आपको बीच में एनामाइट रेंज दिख रही होगी, एनामन हाईलैंड्स या एनामाइट रेंज। ये क्या है, ये ओरिजिनेट्स इन टिबेटन एंड यूनान रीजन्स, यहाँ से निकलता है ये ऑलमोस्ट चाइना से, और ये आता 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 पूरा कवर करता हुआ वेस्ट पार्ट वियतनाम का कवर करता करता यहाँ पे साउथ रीजन में एंड होता है अंडमान हाईलैंड्स। ये याद रखेगा, अंडमान हाईलैंड्स एनामाइट रेंज। ठीक है, ये टिबेटन रीजन से ओरिजिनेट होती है, वियतनाम और लाओ के बीच बॉर्डर बनाते हैं और साउथ चाइना सी के एंड में ये सॉरी मेकोंग रिवर डेल्टा में ये कहाँ होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। ये मेकोंग रिवर डेल्टा है। ठीक है, मेकोंग रिवर डेल्टा है ये। ठीक है, एलिवेशन यहाँ की कौन हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे वियतनाम में, तो अगर बात करें हाईएस्ट पीक की यहाँ पे, तो हाईएस्ट पीक नॉर्थ में आपको दिख रही होगी फैंग सी पैन। ठीक है, ये फैंग सी माउंटेन है। ठीक है, ये फैंग सी पैन जो है यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, ये हाईएस्ट माउंटेन है, आपको नॉर्दर्न साइड में दिख जाएगा। सेंट्रल हाईलैंड्स हम लोग ने बात की एनामाइट रेंज की, लोवेस्ट पॉइंट है साउथ चाइना सी, ये लोवेस्ट पॉइंट है साउथ चाइना सी। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की जो इंटरनल रिवर है वो है डोंग नाई रिवर। ठीक है, डोंग नाई रिवर याद रखिएगा, डोंग नाई रिवर, डोंग नाई रिवर। ठीक है, बिगेस्ट लेक है यहाँ पे बाबे लेक, बिगेस्ट लेक यहाँ पे है बाबे लेक, याद रखिएगा बाबे लेक। मेकोंग रिवर की कुछ चर्चा कर लेते हैं, जिसकी लेंथ है अराउंड 4220 किलोमीटर्स, लगभग 4200 किलोमीटर्स की है। ये वन ऑफ द 12 ग्रेट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। ओरिजिनेट होती है टिबेटन प्लेट्यू में और ये बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन लाओ एंड म्यांमार एंड लाओ एंड थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे ये आपको लैंगकांग दिख रहा होगा, इसको लैंगकांग बोला जाता है। फिर जब आते आते साउथ ईस्ट एशिया में आती है तब ये इसको मेकांग बोला जाता है, मेकोंग रिवर बोला जाता है। तो आप पहले देख रहे होंगे ये थाईलैंड है और ये लाओ है, ये थाईलैंड है और ये लाओ है। ठीक है, थाईलैंड हो गया, लाओ हो गया, ये म्यांमार हो गया।
तो पहले लाओ और म्यांमार में देखिए बाउंड्री बना रही है, ऑलमोस्ट बाउंड्री बना रही है, फिर लाओ और थाईलैंड में ये बाउंड्री बना रही है, ठीक है। इसके बाद टोनले टॉप आता है, यहाँ पे टोनले सैप आता है, यहाँ पे मर्ज हो जाती है एट फोनम फो, कैम्बोडिया की कैपिटल है यहाँ पे फोनम फो, उसी के नज़दीक यहाँ पे ये मर्ज हो जाती है टोनले सैप से, और फिर यहाँ पे ये हो ची मिन सिटी के साउथ में मेकोंग डेल्टा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ड्रेन्स इनटू साउथ चाइना सी थ्रू 9 माउथ्स नोन एज क्यू लॉन्ग, 9 ड्रैगन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मेकोंग रिवर जो है कहाँ पे ड्रेन करती है, कहाँ पे डिस्चार्ज करती है, तो ये ड्रेन होती है साउथ चाइना सी में, SCS, ठीक है, वियतनाम में होते होते, ठीक है, वियतनाम में जाते जाते मेकोंग रिवर अपना डिस्चार्ज करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसीव किया है SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024। तो बस आपको इतना याद रखना है, SHRM इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 में HR प्रैक्टिसेस में किसको अवार्ड मिला है, तो ये सेल को मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये 1973 में फॉर्म हुई थी। महारत्न इसका टाइप है, आप जानते होंगे 3 कैटेगरीज होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर, इनका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ऑपरेशंस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे है, तो भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट है और बर्नपुर स्टील प्लांट है। स्पेशल स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, सलेम में है तमिलनाडु, दुर्गापुर, भद्रावती, और फेरो अलॉय प्लांट कहाँ है, तो ये चंद्रपुर में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसा SHRM HR एक्सेलेंस अवार्ड किसको मिला है, तो सेल को मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है। हमने कुछ बातें की सेल के बैकग्राउंड के बारे में, साथ ही इनके ऑपरेशंस देखे कि इनके जो स्टील प्लांट्स हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, स्पेशल स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और फेरो अलॉय प्लांट कहाँ कहाँ पे हैं। इंडियन नेवी ने अपना सेमिनार होस्ट किया है जिसका नाम है स्वावलंबन 2024। ये आपको याद रखना है, किसका सेमिनार है ये स्वावलंबन 2024, तो ये इंडियन नेवी का सेमिनार है। कहाँ पे होस्ट किया गया है, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। थीम क्या है इसकी, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शोकेस इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन टू बॉल्स्टर इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो इंडिया की जो इनोवेशन है उसको शोकेस करना, जो स्वदेशी निर्मित अप्रोचेज हैं उनको शोकेस करना, ताकि जो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बॉल्स्टर की जा सकें, वो अच्छे से एनहांस हो सके। फोकस क्या है, वही सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज। की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, अनवीलिंग ऑफ न्यू चैलेंजेस, रिलीज ऑफ स्वावलंबन 3.0 डॉक्यूमेंट, डोमेन स्पेसिफिक डिस्कशंस ऑन नीश टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या डिसाइड किया गया है, इस सेमिनार में ये भी डिसाइड किया गया है कि स्पेशल टास्क फोर्सेज जो है सेट की जाएंगी फॉर नीश टेक्नोलॉजीज एंड फॉर फिलिंग कैपेबिलिटी गैप्स, और ये टास्क फोर्स लीड करेंगे रियर एडमिरल्स, ठीक है, ये हल्का सा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इंडिया ने लॉन्च किया है 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN डेजिग्नेटेड S4, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो है इंडिया की न्यूक्लियर पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। इंडिया को न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स बनाने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर ट्रायड इंडिया का कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, तो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में ये लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। फीचर्स की बात कर लें S4 की, तो इसमें इंडिजिनस कंटेंट जो है अराउंड 75% जो है स्वदेशी निर्मित कंपोनेंट्स लगे हैं, तो ये एक सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है भारत का। मिसाइल की कैपेबिलिटी क्या क्या है, तो ये इक्विप्ड है विद K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिनकी रेंज है 3500 किलोमीटर्स वाया वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम्स। तो आपको याद रखना है K4 बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होंगी S4, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है। इनके प्रेडेसेसर्स कौन है, इससे पहले 3 और जो मिसाइल सबमरीन्स आई उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले INS अरिहंत आई थी, INS अरिहंत दूसरे नंबर पे थी, उससे पहले INS चक्र आई थी। INS अरिहंत जो है ये कैरी करती है K15 मिसाइल्स, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर होती है। उसके बाद अभी हाल ही में INS अरिघाट आपने सुना होगा, और X4 जो कि एक्सक्लूसिवली कैरी करती है K4 मिसाइल्स, जिनकी रेंज लगभग 3 से 3500 किलोमीटर तक की होती है। ऑपरेशनल रेंज क्या है, अनलिमिटेड रेंज है और एंड्योरेंस है विद कॉन्स्ट्रेंट्स बेस्ड ऑन फूड सप्लाई, क्रू फटीग एंड मेंटेनेंस। ये सबमरीन की बात हो रही है, तो सबमरीन के पास अनलिमिटेड रेंज और एंड्योरेंस है।
Current deployments: INS Arihant and INS Arighat on deep sea patrols to maintain continuous strategic presence। ठीक है, तो अभी जो हाल में पेट्रोलिंग हो रही है वो INS अरिहंत द्वारा हो रही है और INS अरीघाट द्वारा हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं पहले कौन सी S4 से पहले कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स आई हैं। तो सबसे पहले INS चक्र आई थी, फिर INS अरिहंत आई थी। INS अरिहंत में हमने देखा जो K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनकी रेंज है 750 किलोमीटर। फिर आई थी INS अरीघाट और अब आई है S4 जिसका नाम होगा INS अरिधमन। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, INS अरिधमन। ठीक है, लॉन्च एज लास्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो इसमें जो है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसमें ये लास्ट है। उससे पहले कौन कौन आए हैं? उससे पहले आए हैं INS चक्र, INS अरिहंत और INS अरीघाट। INS अरीघाट तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर क्या करता है? एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। ठीक है, कॉरिडोर क्या होता है? गलियारा होता है जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करता है। अब ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? तो ये डेरा बाबा नानक को, जो कि गुरदासपुर पंजाब में है, ये कनेक्ट कर रहा है गुरुद्वारा दरबार साहिब से। ठीक है, गुरुद्वारा दरबार साहिब यहाँ नरोवल पाकिस्तान में है, गुरुद्वारा दरबार साहिब, जिसको कि फाइनल रेस्टिंग पीस माना जाता है गुरु नानक जी का। वहाँ पे ये गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा दरबार साहिब है, इसको कनेक्ट करा जाता है डेरा बाबा नानक जी से। ठीक है, डेरा बाबा नानक जी से ये कनेक्ट किया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिख की वन ऑफ द होलीएस्ट साइट है सिख कम्युनिटी की, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो गुरु नानक जी थे ये गुरु नानक जी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस थी, तो इसलिए वन ऑफ द होलीएस्ट साइट हो जाती है सिख कम्युनिटी के लिए। ठीक है, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट के बारे में। तो ये ओरिजिनल पैक्ट जो 2019 में साइन हुआ था वो 5 सालों के लिए साइन हुआ था और 24 अक्टूबर 2024 को एक्सपायर होने वाला था। तो इसको क्या किया गया है? इसको एक्सटेंड कर दिया गया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 5 सालों के लिए। अब क्या होगा? इसका पर्पस क्या है? एंश्योर कंटिन्यूड फैसिलिटेशन ऑफ पिलग्रिमेजेस टू गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे सिख कम्युनिटी में जो भी रिलीजियस पिलग्रिमेज है, जो जाना चाहते हैं, इस यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब के, वो आराम से जा सकते हैं। तो ये रिलीजियस पिलग्रिमेज में ये बहुत कंटिन्यूड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा ये एग्रीमेंट। ठीक है, ओरिजिनली ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 2019 में, जो कि कममेमोरेट करता है 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के 550वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन किया गया था। लोकेशन हमने देखी, ये कनेक्ट करता है डेरा बाबा नानक श्राइन इन गुरदासपुर इंडिया विद गुरुद्वारा दरबार साहिब इन नरोवल पाकिस्तान। साथ ही साथ पाकिस्तान ने पहले कुछ सर्विस चार्ज लगाए थे, तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था पाकिस्तान से कि वो जो $20 का सर्विस चार्ज है हर पिलग्रिम पे, हर जाने वाले वहाँ पे, हर सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ जो जा रहे हैं उन पे ये चार्ज करा गया था, सर्विस चार्ज। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ ये हटा लिया जाए, तो ये हट गया है। ठीक है, तो ये वेव्ड ऑफ हो गया था। सिग्निफिकेंस ये है कि ये फैसिलिटेट करता है रिलीजियस पिलग्रिमेज टू फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, इसीलिए ये कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द होलिएस्ट साइट ऑफ सिख कम्युनिटी। सिख गुरु और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। ठीक है, गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो इनका पीरियड क्या रहा है? इनका पीरियड रहा है 469 से 1539 तक। ये बात आपको याद रखनी है, 469 से 1539 तक ये इनका पीरियड रहा है। इनके की कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं? तो इन्होंने सिख फेथ को फाउंड किया था, ये फाउंडर थे सिख फेथ के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिख फेथ के फाउंडर कौन थे? तो गुरु नानक देव जी सिख फेथ के फाउंडर थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ वन गॉड। ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को भी डिनाउंस किया था। इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को गलत माना था सोसाइटी में। इन्होंने लंगर इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बहुत फेमस है, जिसकी वजह से पंजाब के एरिया में या कहीं भी जहाँ पे भी लंगर लगता है वहाँ पे 24 घंटे खाना मिलता है, तो कोई भूखे पेट नहीं सो सकता है। तो ये ऐसे बहुत उच्च ख्यालात वाले गुरु नानक देव जी ने ये शुरू किया था लंगर का, जो भी लंगर की जो एक प्रैक्टिस है। साथ ही साथ इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट परसेप्ट दिए थे। क्या क्या? नाम जपना,
कीरत करना और वंद चखना। नाम जपना मतलब गुरु का नाम जपते रहना है, कीर्तन करते रहना है आपस में, और वंद चखना जो भी गुरु का प्रसाद है उसको चखते रहना है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे गुरु नानक देव जी के। गुरु नानक देव जी के बाद आते हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का जो की पीरियड था वो था 1539 से 1552 तक। तो आपको याद रखना है गुरु अंगद देव जी का जो टाइम पीरियड था वो 1539 से 1552 तक था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया और पॉपुलराइज किया गुरमुखी स्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिख की जो स्क्रिप्ट होती है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट जानी जाती है। और इसको किसने पॉपुलराइज किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, इनको गुरु अंगद देव जी ने ये स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किया था। ही ऑल्सो स्टैब्लिश सम न्यू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और इन्होंने गुरु के लंगर को एक्सपैंड भी किया था। पर सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो गुरु अंगद देव जी का है वो ये है कि इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किया था। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछेगा कि गुरमुखी स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज किसने किया था, तो आपको याद रखना है गुरु अंगद देव जी ने। फिर आगे बढ़ते हैं, गुरु अमरदास साहिब हैं। इनका जो टाइम पीरियड था ये 1552 से 1574 तक था। इन्होंने लंगर को रिफॉर्म किया और इन्होंने डिवाइड कर दिया स्पिरिचुअल एम्पायर को इनटू 22 पार्ट्स, मंजिस, जिसको मंजिस बोला जाता है। इन्होंने भी सोशल इवल्स जैसे सती को, पर्दे को, इन सबको डिनाउंस किया और साथ ही साथ इक्वालिटी प्रीच की, विडो रीमैरिज प्रीच की। ठीक है, फिर 1574 के बाद आगे बढ़े तो गुरु रामदास जी आए। 1574 से 1581 तक इनका की पीरियड रहा है। इन्होंने कंपोज किया था 4 लावंस फॉर आनंद कारज मैरिज सेरेमनी। तो जो सिख लोग की मैरिज होती है वो आनंद कारज मतलब आनंद कारज के पद्धति से होती है, सिस्टम से होती है। तो गुरु रामदास जी ने 4 लावंस इंट्रोड्यूस किए थे आनंद कारज में। साथ ही साथ इन्होंने अकबर के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाए थे। ठीक है, अकबर का कार्यकाल क्या था, अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक। तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने फाउंडेशन ले की थी किसकी, अमृतसर की। जो आज अमृतसर है उसकी फाउंडेशन गुरु रामदास जी ने रखी थी, उसकी जो नींव है वो गुरु रामदास जी ने रखी थी। गुरु रामदास जी के बाद आते हैं गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी भी ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी रहे अकबर के। तो ये इनका टाइम पीरियड था 1581 से 1606 तक। 1581 से 1606 तक। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है इन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ। इन्होंने क्या कंपाइल किया, इन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ। ठीक है, आदि ग्रंथ जो सिख कम्युनिटी की रिलीजियस बुक है वो तो कंपाइल की गई थी गुरु अर्जन देव जी द्वारा। इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया अमृतसर का और तरन तारण का। ठीक है, अमृतसर और तरन तारण का कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया, कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन। इनको एग्जीक्यूट किया गया था जहांगीर द्वारा। ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था खुसरो को जो कि जहांगीर के बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको क्या किया गया है, जहांगीर ने मरवा दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एंड ही बिकेम द फर्स्ट मार्टर इन सिख हिस्ट्री। तो शहादत हासिल करने वाले ये पहले गुरु बने थे सिख हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि किसको एग्जीक्यूट किया था, जहांगीर ने। तो आपको याद रखना है गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट किया था जहांगीर ने। गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु हरगोबिंद साहिब आते हैं जो कि रहते हैं 1606 से 1644 तक, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया सिख को एक मिलिटेंट कम्युनिटी में। ठीक है, सिख को एक मिलिटेंट कम्युनिटी में, क्योंकि देखा जा रहा था कि काफ़ी सप्रेशंस हो रहे थे, जो भी मुगल एम्पायर था उस समय काफ़ी सप्रेशन हो रहे थे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। तो इन्होंने मिलिटेंट कम्युनिटी को फॉर्म किया था। इन्होंने अकाल तख्त को इस्टेब्लिश किया और इन्होंने फोर्टिफाई किया अमृतसर को, अमृतसर की घेराबंदी कर दी थी। यहाँ हमने देखा था गुरु रामदास जी ने क्या किया था, अमृतसर की नींव रखी थी। और अमृतसर को घेराबंदी किसने कर दी थी, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ये घेराबंदी कर दी थी। और साथ ही साथ इन्होंने जहांगीर और शाहजहां से युद्ध लड़े थे। ठीक है, वेज वॉर्स अगेंस्ट मुगल रूलर्स जहांगीर एंड शाहजहां। गुरु हरगोबिंद साहिब के बाद आते हैं गुरु हर राय साहिब जी। इनका जो टाइम पीरियड था ये 1644 से 1661 तक था। इन्होंने दारा शिकोह को पनाह दी थी और इसलिए औरंगजेब जो इनके भाई थे दारा शिकोह से, औरंगजेब ने काफ़ी लड़ाइयाँ की थी पद पाने के लिए या राजगद्दी पाने के लिए। तो दारा शिकोह को जब मारने गए तब इन्होंने पनाह दी थी, गुरु हर राय साहिब ने दारा शिकोह को पनाह दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, औरंगजेब ने इनको परसिक्यूट कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट फिर भी अवॉइड किया था मुगल अंपायर से। ठीक है, परसिक्यूशन से पहले इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया था विद मुगल अंपायर, फोकस्ड ऑन मिशनरी वर्क।
तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद गुरु हर राय साहिब के बाद गुरु हर किशन साहिब आते हैं 1661 से 1664 तक। इनको गुरु बना दिया गया था एट द एज ऑफ 5। तो काफ़ी बाल अवस्था में ही इन्होंने गुरु की जो गद्दी है वो संभाल ली थी। समन टू दिल्ली अंडर फॉल्स चार्जेस, डाइड यंग आफ्टर हेल्पिंग द सिक ड्यूरिंग एन एपिडेमिक। ठीक है। फिर गुरु हरकृष्ण साहब के बाद आते हैं गुरु तेग बहादुर साहब, जो 1665 से 1675 तक गुरु रहे। इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट औरंगजेब फोर्स कन्वर्जन्स। तो औरंगजेब ने जो फोर्स कन्वर्जन चलाए थे उनके अगेंस्ट में गुरु तेग बहादुर साहिब ने रिवोल्ट किया था। इन्होंने नहीं माना था औरंगजेब की जो भी कन्वर्जन पॉलिसी थी, तो इसकी वजह से इनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। पब्लिक में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पब्लिक में फांसी दे दी गई थी गुरु तेग बहादुर साहिब को। और इन्होंने फिर अपॉइंट किया था बंदा बहादुर एज मिलिट्री लीडर ऑफ सिख्स। ठीक है। तो एग्जीक्यूट किए जाने से पहले इन्होंने क्या किया था, बंदा बहादुर जी को मिलिट्री लीडर ऑफ सिख्स अपॉइंट कर दिया गया था। गुरु तेग बहादुर साहिब के बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब। गुरु गोविंद सिंह साहिब जो थे 1675 से 1708 तक गुरु रहे थे। तो ये लास्ट ह्यूमन गुरु थे। ही पास गुरुशिप टू गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन्होंने क्या बोला कि अब कोई गुरु नहीं रहेगा, अब जो गुरु है, असली गुरु है, वो गुरु ग्रंथ साहिब होगी। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया खालसा और इन्होंने एम्फसाइज किया यूनिटी अमंग सिक्स थ्रू बैप्टिज्म एंड अडॉप्शन ऑफ 5 कीज। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये बुक है उनकी, गुरु ग्रंथ साहिब। आप जानते होंगे जैसे भारत में कई कल्चर्स रहते हैं, कई रिलीजन्स रहते हैं। भारत में जैसे हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी में हम लोग मानते हैं भगवत गीता को श्रेष्ठ मानते हैं, रामायण को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब में जो है सिख कम्युनिटी में गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो ये कंसिडर किया जाता है 11th सिख गुरु, जो कि सिख गुरु की जो भी वाणी है, जो भी उनके प्रवचन हैं, जो भी उनके हिम्स हैं, उनको कंपोज किए गए हैं। जैसे ऋग्वेद में हमारे ढेरों मंत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, भगवानों ने लिखे हैं। तो वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब ने क्या किया है, सिख गुरु की जो भी प्रवचन हैं, जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, जो भी उनके हिम्स हैं, उनको कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। ठीक है। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब की बात हुई। ये किसने इनको एज अ 11th सिख गुरु अपॉइंट किया था, तो गुरु गोविंद सिंह साहिब ने ये किया था। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले सिख में, तो तख्त होते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे तख्त होते हैं जो कि वर्शिप प्लेस होता है, नोन एज सीट ऑफ डिवाइन पावर। तख्त क्या होते हैं, ये सीट ऑफ डिवाइन पावर होते हैं। और इंडिया में 5 तख्त हैं वेयर वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट्स वर डन बाय गुरुज। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, तख्त क्या है, ये सीट ऑफ डिवाइन पावर है। और 5 तख्त है, देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे। तो अकाल तख्त साहिब है जो कि गुरु हरगोबिंद सिंह ने फाउंड किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह ने इसकी नींव रखी थी अकाल तख्त साहिब की। फिर है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ये कहाँ पे है, ये खालसा पंथ जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था वहाँ पे है। फिर है तख्त श्री दमदमा साहिब, यहाँ ये इसकी लोकेशन क्या है, वेयर कंप्लीट वर्जन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब वॉज रिटेन बाय गुरु गोविंद सिंह। ये कहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे स्थित है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। फिर है तख्त श्री हजूर साहिब, ये कहाँ है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। ठीक है। ये कहाँ पे है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। और ये है तख्त श्री पटना साहिब जो कि सिचुएटेड है बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पे पटना में। ठीक है। तख्त श्री पटना साहिब। ये हो गए तख्त। कुछ इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा की बात कर ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा जो है वो है गोल्डन टेम्पल, जिसको हरमंदिर साहब के भी नाम से जाना जाता है, अमृतसर में लोकेटेड है। अभी हमने देखा था अमृतसर की नींव रखी गई थी गुरु रामदास जी द्वारा। और जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन देव, इन्होंने टेम्पल को कंप्लीट किया था। ठीक है। इन्होंने टेम्पल को कंप्लीट किया था। और इसमें सोना किसने लगवाया था, गोल्डन टेम्पल जो बोला जाता है, गोल्ड किसने लगवाया था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें गोल्ड लगवाया था। यहाँ पे 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है गोल्डन टेम्पल में, आपको याद रखना है, गुरु रामदास जी का, गुरु अर्जन देव जी का और महाराजा रणजीत सिंह का। बंगला साहिब कहाँ है, ये तो दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे तो यहाँ पे गए होंगे। ये इंप्रेसिव गुरुद्वारा है लिंक्ड विद हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। और सिग्निफिकेंट गुरुद्वारा कहाँ कहाँ पे है, तो गुरुद्वारा पाओटा साहिब है हिमाचल प्रदेश में, गुरुद्वारा रकबगंज साहिब है नई दिल्ली में ही, शीशगंज साहिब है दिल्ली में, हेमकुंड साहिब है उत्तराखंड में।
कल के करंट अफेयर्स में हम लोग ने देखा था कि पाकिस्तान ने 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनैक्ट किया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, अब जो चीफ जस्टिस है वहाँ पे उनका कार्यकाल 3 साल के लिए सीमित कर दिया गया है। तो इसी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे काम करते हुए जस्टिस यहाया अफरीदी को अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये हल्का सा याद रखिएगा, हो सकता है अपॉइंटमेंट में आपसे पूछ ले। जस्टिस यहाया अफरीदी को जो है पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ रेट को प्रेडिक्ट किया है या फोरकास्ट किया है, देख लेते हैं रेट। तो फिजिकल ईयर 25 के लिए आईएमएफ की ग्रोथ रेट है इंडिया के लिए 7%, और फिजिकल ईयर 26 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की गई है आईएमएफ द्वारा, वो 6.5% है। तो हल्का सा डेटा ओरिएंटेड ये फैक्ट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये फाउंड की गई थी, इसकी नींव रखी गई थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि जुलाई 1944 में हुई थी, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी। उसी के अंतर्गत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को स्थापित किया गया था। क्या क्या स्थापित किया गया था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और वर्ल्ड बैंक को। तो इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ठीक है, जुलाई 94 में इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद 1945 में इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ये आपको पता होगा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ है। ठीक है, इनका एम क्या है? टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल 190 ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो आईएमएफ में अभी 190 मेंबर्स हैं, तो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बचाने के लिए, उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए आईएमएफ काम करता है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? तो इंडिया ने अर्ली फाउंडर था, या फाउंडर भी था इंडिया, एक तरीके से फाउंडिंग मेंबर था इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और इन्होंने 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ ज्वाइन किया था। इंडिया ने 1945 में ही ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जिस दिन इसका ऑपरेशन बिगिन हुआ था उसी दिन इंडिया ने मेंबरशिप ले ली थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है जिनके पास आईएमएफ की। तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है ये सबसे टॉप पे होते हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स में। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन होते हैं? तो हर कंट्री से एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है। ठीक है, एक अल्टरनेट गवर्नर होता है और एक गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है वो जनरली क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, और अल्टरनेट गवर्नर जो होते हैं वो हेड होते हैं सेंट्रल बैंक के। जैसे आरबीआई हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है, तो अल्टरनेट गवर्नर जो होंगे वो आरबीआई के जो भी गवर्नर होंगे उस समय पे वो इसके अल्टरनेट गवर्नर होंगे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो गवर्नर होंगे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर कंट्री से 190 कंट्री से गवर्नर आते हैं और अल्टरनेट गवर्नर आते हैं। ठीक है, इनको कौन एडवाइस करता है? इनको एडवाइस करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी एंड डेवलपमेंट कमिटी। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। बोर्ड की पावर्स क्या होती हैं, जो हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखा, उनकी पावर क्या होती है? कोटा को इंक्रीज करना, कि कितना कोटा किसका होगा, कितना बोरोइंग पावर होगी, कितनी वोटिंग पावर होगी, ये सारी चीज़ डिसाइड करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, नए मेंबर्स को इंक्लूड करना, कुछ मेंबर्स को एक्सक्लूड करना या रिमूव करना, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट या रेगुलेशन में कुछ चेंजेस लाना। तो ये सारे काम होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। मिनिस्टीरियल कमिटी होती है, 2 की कमिटीज एडवाइस आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो अभी कौन सी हमने देखा था, ये कौन सी कमिटी है? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमिटी है और एक डेवलपमेंट कमिटी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी में 24 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 24 मेंबर्स जो कि 190 गवर्नर्स जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उनमें से अपॉइंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ग्लोबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को एडमिनिस्टर करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे एडवाइस देते हैं आईएमएफ को ऑन एक्टिविटी डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है डेवलपमेंट कमिटी, जो कि होती है जॉइंट मिनिस्टीरियल कमिटी ऑफ बैंक एंड आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये 1974 में फॉर्म हुई थी, और नाम से ही पता चलता है कि ये डेवलपमेंटल चैलेंजेस को डील करती है, जिसमें 25 मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग बोथ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जनरली मीट्स ट्वाइस अ ईयर आफ्टर आईएमएफसी मीटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट 2 कमिटीज हो गई, हम लोग ने देख लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो कि डे टू डे ऑपरेशंस देखता है। ठीक है, इसमें 24 मेंबर बॉडी होती है ये। ठीक, जो कि क्या करता है?
अब कुछ काम है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो डेलीगेट कर देते हैं, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को डेलीगेट किए जाते हैं। जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वो क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इनकी पूरी देख रेख करते हैं कि फंड का वर्क कैसे चलेगा, IMF जो भी फंड आ रही कहाँ से आएगा, जो कि और फाइनेंशियल चेक्स कैसे देखे जाएंगे, ये सारे काम जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड करते हैं। पर फाइनल डिसीजन किस पे रेस्ट करता है, फाइनल डिसीजन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे रेस्ट करता है। चर्चा करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की, जो कि IMF के अंतर्गत एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। मतलब क्या है, एक ऐसा बास्केट है, एक ऐसी बास्केट है जिसमें 5 करेंसीज रहती हैं, दुनिया की 5 मोस्ट पावरफुल करेंसीज रहती हैं। उनमें से क्या करा जा सकता है, उनमें से कंट्रीज बोरो कर सकती हैं अगर उन पे कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आती है। तो ये होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इंट्रोड्यूस बाय IMF इन द ईयर 1969 टू ऑगमेंट द ऑफिशियल रिजर्व ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। ठीक है, अब SDR क्या होता है, ये एक तरीके का बास्केट है। ये एक बास्केट है जिसमें डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेमनीबी है, जापान वाली येन है, और ब्रिटिश वाली पाउंड है, पाउंड या स्टर्लिंग है। ठीक है, तो इन ऐसी ये पूरी एक बास्केट है। इसमें से कोई भी कंट्री क्या कर सकती है, इसमें से ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इसमें से कोई भी कंट्री, मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो बोरो कर सकती हैं। अब ये SDR की वैल्यू है, ये डिटर्मिन की जाती है बाय अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। कौन कौन सी 5 करेंसीज है, रट्टा मार लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कौन कौन सी करेंसीज हैं, तो US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेमनीबी है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। अब यहाँ पे यारी टेबल में देखिए आप, US डॉलर का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है SDR में, लगभग 43.8% है। यूरो का है 29%, पाउंड स्टर्लिंग का है 7%, जापानीज येन का है 7% लगभग, और चाइनीज युआन का है 12.28%। तो हो सकता है आपको क्रम में लगाने के लिए आ जाए, तो याद रखेगा सबसे ज़्यादा डॉलर का वेटेज है SDR बास्केट में, डॉलर के बाद यूरो है, यूरो के बाद चाइनीज युआन है, चाइनीज युआन के बाद जापानीज येन है, और उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटिश वाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करेंसी का क्राइटेरिया होता है, कौन कौन सी करेंसी को इंक्लूड किया जाता है SDR में। तो एक तो एक्सपोर्ट क्राइटेरियन होता है कि करेंसी must be from an IMF member or monetary union with IMF members and be among top 5 global exporters। तो जो top 5 global exporters हैं उनको SDR बास्केट में लिया जाएगा। और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरियन है, मतलब क्या है, मस्ट बी वाइडली यूज्ड फॉर पेमेंट इन फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेडेड इन मेजर एक्सचेंज मार्केट्स। ठीक है, तो ये करेंसी क्राइटेरिया है SDR में इंक्लूड होने के लिए। और SDR को कब रिव्यू किया जाता है, तो हर 5 सालों में SDR को रिव्यू किया जाता है। ठीक है, हर 5 सालों में SDR को रिव्यू किया जाता है। 2015 में ये रिव्यू हुआ था लास्ट, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें चाइनीज रेमनीबी को इंक्लूड किया गया था। SDR बास्केट में चाइनीज रेमनीबी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात हो गई स्पेशल ड्राइंग राइट्स की। अब इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया हमने देखा था 1945 में ज्वाइन हुआ था, फिर कुछ टाइम तक इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प ली, लेकिन 1993 से इंडिया ने कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली है IMF से। ठीक है, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग ने देखा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है। तो जो गवर्नर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ऑल्टरनेट गवर्नर जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने देखा था किस लिए होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। इस समय कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं इंडिया के। इनको अपॉइंट किया गया था एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नवंबर 2022। IMF कोटा देख लें इंडिया का कितना है, तो SDR 5825 मिलियन है। ठीक है, और ये रैंक में 13th रैंक है। ठीक है, अमंग कोटा होल्डिंग कंट्रीज ग्रांटिंग 2.44% ऑफ स्टेक। ठीक है, ग्रांटिंग 2.4 मतलब जो IMF में स्टेक है, IMF की डिसीजन पावर मेकिंग में जो स्टेट है इंडिया का, वो है 2% तक इंडिया को जो है डिसीजन मेकिंग पावर मिला है। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट ने
विमेन एम्प्लॉयज की कैजुअल लीव को बढ़ा दिया है। तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट आपसे यही पूछेंगे एग्जाम में कि किस गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है कैजुअल लीव फॉर विमेन एम्प्लॉयज। तो आपको याद रखना है कैजुअल लीव एंटाइटलमेंट जो है विमेन एम्प्लॉयज का ओडिशा सरकार ने बढ़ाया है। ठीक है, नई कैजुअल लीव एंटाइटलमेंट कितनी है, तो 27 डेज एनुअली, साल में 27 दिन कैजुअल लीव एक्स्ट्रा मिलेंगी फॉर विमेन एम्प्लॉयज। एडिशनल लीव फॉर मेंस्ट्रुअल लीव, एडिशनल इसके अलावा 12 लीव दी जाएंगी फॉर मेंस्ट्रुअल लीव। ठीक है, एक साल में 12 डेज जो मिलेंगे वो मेंस्ट्रुअल लीव के मिल जाएंगे। प्रीवियस लीव पॉलिसीज कितनी थी, 10 एडिशनल कैजुअल लीव डेज सिंस मार्च 2024। मेल लीव से, अगर मेल एम्प्लॉय से लीव को कंपेयर करें तो 27 डेज फॉर वुमेन वर्सेस 15 डेज फॉर मेन। तो 27 दिन की जो कैजुअल लीव एक्स्ट्रा है वो वुमेन को मिलेगी और 15 दिन की जो कैजुअल लीव है वो मेन को मिलेगी। ये इनिशिएटिव लिया गया है चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी द्वारा। ठीक है, इससे पहले डिप्टी सीएम ने अर्लियर अनाउंस किया था कि 1 पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ विल बी गिवन टू वुमेन स्टाफ। तो हल्का सा आप याद रखिएगा कि ओडिशा गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है कैजुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। मालदीव्स में यूपीआई इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो मालदीव्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसकी जानकारी दी गई है मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जो इंडिया के टाइज थे वो स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, इसराइल ने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th मेंबर। तो आपको याद रखना है 69th मेंबर कौन बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो ये देश है इसराइल। ठीक है, इसका अनाउंसमेंट हुआ था 23 अक्टूबर 2024 को। तो इसराइल जो है ये नॉन रीजनल मेंबर है। इसराइल 20th नॉन रीजनल मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक तरीके का वर्ल्ड बैंक है पर रीजनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे मतलब एशियन कंट्रीज को ये जनरली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन एशियन कंट्रीज इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसकी मेंबर नहीं हो सकती हैं। ये बियॉन्ड एशिया भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको याद रखना है कि इसराइल जो है इन्होंने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक को एज 69th मेंबर। और अगर आपसे पूछा जाए नॉन रीजनल मेंबर में कौन सा है ये, तो 20th नॉन रीजनल मेंबर है। इससे पहले 19 नॉन रीजनल मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये सारे कंट्रीज जो है ज्वाइन कर चुके हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। टोटल एडीबी मेंबर्स कितने हो गए, 69 कंट्रीज हो गई हैं, अभी हमने देखा। एडीबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैकग्राउंड नॉलेज की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुआ था 1966 में एज मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर्स हमने देखा कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर्स है। करेंट मेंबरशिप अब 69 हो चुकी है। ठीक है, ये 68 मेंबर इसराइल से ज्वाइन करने से पहले वाली है, पर अब 69 हो गई। ठीक है, 49 फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक है एंड 19 फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो 20th ये ज्वाइन किया है। 20th नॉन रीजनल मेंबर कौन बनी है, इसराइल बनी है। ठीक है, गवर्नेंस कैसे है, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज को, मॉडल्ड आफ्टर वर्ल्ड बैंक विद वेटेड वोटिंग सिस्टम। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे वोटिंग पावर किसकी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग पावर है वो है जापान की, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 15% कैपिटल। फिर है यूएस की, जिन्होंने जापान के बराबर ही कैपिटल सब्सक्राइब की है और इनकी वोटिंग पावर भी सेम है। फिर है चाइना, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 6.4% कैपिटल और इनकी वोटिंग पावर परसेंटेज है 5.4। फिर है 4th नंबर पे इंडिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 6.31% ऑफ टोटल कैपिटल और इनकी जो वोटिंग पावर है वो है 5.347। तो आपको ये इंडिया वाला एलिमेंट याद रखना है कि इंडिया जो है 4th हाईएस्ट सब्सक्राइब कैपिटल है कंट्री है एशियन डेवलपमेंट बैंक में, और इनकी वोटिंग पावर है इंडिया की 5.34%। ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने सिल्वर जीता है। तो आपको याद रखना है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका कुमारी को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, रजत मेडल प्राप्त हुआ है आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में। 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में ये कहाँ पे हुआ था, ये मैक्सिको में हुआ था। ठीक है, मैक्सिको में ये हुआ था। कौन सी कैटेगरी में, विमेंस रिकर्व में। ठीक है, ये आर्चरी की एक कैटेगरी है विमेंस रिकर्व, उसमें दीपिका कुमारी जी को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। किससे हार गई थी वो गोल्ड के लिए, तो ली जियामिन चाइना से हार गई थी। ठीक है, ली जियामिन डिफीटेड दीपिका कुमारी विद 6/0
स्कोर। ठीक है, तो आपको याद रखना है दीपिका कुमारी ने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट्स में, आर्चरी वर्ल्ड कप में। कहाँ हुआ था ये, मैक्सिको में हुआ था। किससे हारी है, तो ली जियामिन चाइना से ये हारी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं। तो ये हम लोग ने अपने कल वाले करंट अफेयर्स में देखा था कि 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप किसने होस्ट किया है, तो ये गोवा ने होस्ट किया है। ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो कर्नाटक बना है, याद रखिएगा। रनर अप मतलब सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र है और थर्ड प्लेस पे राजस्थान है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक फर्स्ट पे है, फिर महाराष्ट्र है सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे राजस्थान है। किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो ये पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने गोवा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप होस्ट की थी। अब कुछ इंडिविजुअल नेम्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मेन सीनियर चैंपियन में, मेंस जूनियर चैंपियन में, मेन सब जूनियर चैंपियनशिप में, मेन सीनियर चैंपियन, वुमेन्स जूनियर चैंपियन और वुमेन्स सब जूनियर चैंपियन में। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाएगा 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 को। और इस बार की थीम है द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन। इतनी लंबी सी थीम है, याद रखिएगा, द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बस इतना याद रखिएगा, न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी थीम है इस बार की, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक की। कब सेलिब्रेट किया जाएगा, कब ये ऑब्जर्व किया जाएगा, तो 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 के बीच ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक को ऑब्जर्व किया जाएगा।